नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। रुक करते हैं हरियाणा की 10 बड़ी खबरों का। गुरुग्राम पुलिस ने एक शातिर गिरोह को गिरफ्तार किया है जो गाड़ी में सवारियों को बिठाकर उनसे लूटपाट करता था। इस गिरोह के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और चौथे आरोपी की अभी तलाश जारी है। गुरुग्राम पुलिस पिछले काफी समय से ऐसे गिरोह की तलाश कर रही थी जो गाड़ियों में लोगों को लिफ्ट देकर उनसे लूटपाट करते हैं। गुरुग्राम पुलिस ने ऐसे दर्जनों गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं पिछले काफी समय से ये शिकायत मिल रही थी कि अभी भी एक इसी तरह का गिरोह बड़े स्तर पर लोगों से लूटपाट कर रहा है, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने सेक्टर 17 CIA को इस मामले की जांच को सौंपा। दरअसल ये गिरोह के 4 सदस्य थे जो अपनी गाड़ी में लोगों को पहले लिफ्ट देते और उसके बाद कुछ दूर जाने के बाद मौका पाकर उस व्यक्ति से हथियार के बल पर लूट कर लेते थे। लूटपाट करने के बाद आरोपी उस व्यक्ति को सुनसान जगह फेंककर वहां से फरार हो जाते थे। पिछले काफ़ी समय से गुड़गांव में एक गिरोह सक्रिय था जो विभिन्न जगह से, खासकर राजीव चौक, इफ्को चौक, सिकंदरपुर, इस तरह की जगह से सवारियों के रूप में लोगों को अपनी गाड़ी में बिठा लेते थे दिल्ली जाने के लिए या दूसरे डेस्टिनेशन के लिए, और बैठने के बाद उनको काबू करके उनकी तलाशी लेके हथियारों के बल पे उनके साथ लूटपाट करते थे। उनसे जो भी सामान, ज्वेलरी, कैश मिलता था उसको लूट के लेने के बाद उनको गाड़ी से फेंक जाते थे। इस तरह की कम से कम 20 वारदातों को अंजाम देने वाला ग्रुप हमने आज अरेस्ट किया है और इनकी पूछताछ में इन्होंने माना है कि हम 2016 से सक्रिय हैं इस काम में, और पहले ये जयपुर, राजस्थान में भी पकड़े जा चुके हैं और यूपी में भी पकड़े गए थे, लेकिन हरियाणा में कभी इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। ये लगातार हरियाणा, राजस्थान, यूपी और दिल्ली यहाँ पे वारदात को अंजाम दे रहे थे। हमने इनको गिरफ्तार किया है और अभी जो पिछली 3 दिन पहले एक 9 जुलाई को वारदात हुई थी जिसमें एक कंपनी का सेल्समैन था और वो यहाँ राजीव चौक से गाड़ी में, वो ब्रेजा गाड़ी थी, उसमें सवार हुआ दिल्ली जाने के लिए और उसको काबू करके इन्होंने और हथियार के बल पे उससे छीना झपटी करके उसकी डायमंड की अंगूठी और चेन उनको लूट के और जो उसको रास्ते में छोड़ के और वो भाग गए थे, जिसके संबंध में केस दर्ज हुआ और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। हमारी क्राइम टीम सेक्टर 17 ने बड़ा उम्दा काम करते हुए इतने दिनों से जो ये सक्रिय था गिरोह, इन्होंने एक दिन में 2 बार भी वारदात की हैं, उनको इस मामले में गिरफ्तार किया है। जो आरोपी हैं इनके नाम मोहन, सुरेंद्र और नरेश कुमार हैं। ये सभी जयपुर ज़िले के रहने वाले हैं और वहीं एक ही गांव के रहने वाले हैं। अभी इनसे पूछताछ करके इन्होंने मानी है ये वारदात, और जो उसमें अंगूठी, चेन, जो दोनों चीज़ ली थी उसकी बरामदगी के लिए और जो गाड़ी इन्होंने यूज़ की थी उनके बरामदगी के लिए इन्होंने इंकशाफ किया है। उसके अकॉर्डिंग हमने पुलिस ने कोर्ट से 3 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है और उसके लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है ताकि इनसे सारी बरामदगी कर सकें और बाकी जो भी केसेस हैं उनमें भी इनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो सके। बाइक सवार बदमाशों द्वारा भैंस व्यापारी को गोली मारकर 57,000 रुपए लूट लिए गए। दोनों व्यापारी सुबह घर से भैंसों की खरीदारी के लिए निकले थे। पलवल इलाके में आने पर गांव अलावलपुर के नजदीक बाइक सवार 2 बदमाशों ने रास्ते में गोली मार दी, जिससे एक व्यापारी घायल हो गया। घायल को तुरंत अस्पताल में दाखिल करवाया गया। चांदहट थाना पुलिस ने मामले में अज्ञात बदमाशों पर केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। हम जा रहे हैं हनुमान मंदिर पर से हमारे पीछे लग गए दूसरे बदमाश जी। अब वो बिल्कुल बराबर में लाके गाड़ी हमारे में उन्होंने हमारी लात से हमें गिरा दिए। अच्छा। और एकदम उतर के दोनों स्विच बढ़ गए। अब एक के हाथ में पत्ता लग रहा, अब वो मेरी उससे हाथ तबाही होने लगी जी। दोनों चिपटने लगे मुझसे, अब हाथ तबाही होने लगी और हाथ तबाही में सुई गोली लग गई मेरे यहाँ पे। कितनी गोली मारी? पीछे से ही एक कलाई, अब कितने दोबारा भरने लगा, कितने सुई एक ने पैसे जिम में से निकाल लिए। अच्छा, कितने पैसे लूटे? 60,000 रुपये, 57,000। अच्छा, और पहले भी कोई वारदात हुई है? तो कहाँ के रहने वाले हो? जेवर के।
और जो वो लोग हैं उनमें से जानते हो किसी को? घाटा लगा रखा है लोग। दोनों ने नाम बाल के की लड़के तो को। गोली दी उसी हमें मेडिकल में दाखिल करवा दिया है, कंप्लेंट दे दी है। कितनी गोलियां लगी हैं? एक ही गोली लगी है। क्या मामला बताया तो गया? ये अपनी भैंस सब पकड़ने की जा रहे थे, पीछे 2 बाइक वाले आए जिन्होंने फायर किए, पैसे से कितने पैसे लूटे हैं? 57,000। और कितने लोग उसमें शामिल हैं उस वारदात दो में? किससे वारदात किससे की है? दोनों के पास हथियार थे? एक के पास। कहाँ की घटना है? ये अपना हनुमान मंदिर है किटवाड़ी। अच्छा, तो अब क्या आगे कार्रवाई की जाएगी? आगे जारी है, जैसा देखते हैं। FIR तो की है और तफ्तीश जारी है। फरीदाबाद केबीके अस्पताल में अजीब दृश्य देखने को मिला, जहां आत्महत्या का एक संगीन मामला सामने आया। आपको बता दें कि फरीदाबाद के राजा नाहर सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के बाहर एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला, जिसमें मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस इसे आत्महत्या का मामला बताकर दबाने की कोशिश कर रही है, जबकि परिवार वालों का आरोप है कि नदीम की हत्या की गई है। जब इस मामले में मृतक नदीम के पिता से बात की गई तो उन्होंने अपने बेटे द्वारा की गई शर्मनाक हरकत को कैमरे पर स्वीकार किया। साथ ही युवती के परिजनों को इस आत्महत्या का जिम्मेदार बताया। वहीं युवती के परिजनों का कहना है कि मृतक के द्वारा युवती से घर में घुसकर दुष्कर्म की कोशिश की गई थी, जो वहां परिजनों के पहुंचने पर रात को धक्का देकर भाग गया। सुबह उसके पिता घर पर आकर माफी मांगकर उसे सही सलामत घर ले गए। उसके बाद इस मृतक युवक के साथ क्या हुआ, उन्होंने कहा कि सारे आरोप गलत हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है। छोटा सा झगड़ा हुआ था जी बच्चों में। किस बात को लेके झगड़ा हुआ? वहाँ पर दारी में लड़कों में झगड़ा हो गया था। हमें इस बात का नहीं पता थी किस बात का हुआ था। कहाँ रहते हैं आप? जनता कॉलोनी में। और फिर आपको क्या पता चला, कैसे हुआ? रात को झगड़ा हुआ, उनको बच्चे को मारा पीट के भगा दिया। रात को हमारे घर 4-5 जने आए 1:30 बजे। हमको धमकी दे के गए, हमको मारने की धमकी दे के गए और कहा कि बोले तुम्हारा लड़का कहाँ, उसको पेश करो। उसने हमारे साथ बदतमीजी करी। तब मैंने कहा कि जी मेरा बच्चा तो है नहीं, जैसे ही आएगा मैं आपके हवाले कर दूँगा उसको। सुबह मेरा बच्चा आया, मैं उसको लेकर उनके पास गया। मैंने कहा जी जो इससे गलती हो गई कोई बात नहीं, माफ़ कर दो ऐसे, और हम माफ़ी मांगते हैं। आगे से ऐसा कोई काम नहीं है, अगर कोई आपको ऐसा लगता है तो। उन्होंने एक नहीं सुनी, 4-5 जनों ने मारना शुरू कर दिया जी। मुझे भी, मेरे बच्चे को भी, मेरे घरवाले को भी, मेरी बहू को भी। डंडों से, लातों से, घूंसों से सब बुरी तरीके से मारा हम लोगों को। और उसके बाद भी धमकी दी कि यहाँ से निकल जाओ मुल्लो, ये तो तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं और यहाँ से भाग जाओ तुम निकल जाओ। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, दरअसल ये हमें फंसाने की साजिश की जा रही है जी। एक्चुअल में बात ये है कि कल रात की बात है, ये बात होगी कोई 12-12:30 बजे की बात है। ये रात को 12-12:30 बजे हमारे दूसरी मंजिल के घर पे रात में समय चढ़ा है जी। क्या नाम है? कौन था? उसका नाम है जी नदीम। अच्छा। हाँ, जो हमारे ही पड़ोस में रहता है, आगे 8-10 घर छोड़ के जी। कॉर्नर का मकान है उनका और रेंट पर रहते हैं जी। तो रात को टाइम चढ़ा है 12 से 12:30 के बीच में, जिसमें क्या है हमारे ऊपर बच्चे रहते हैं चाचा जी के। चाचा जी हमारे ड्राइवर हैं, वो गाड़ी लेके गए हुए थे जी कहीं बाहर, और घर में 3 छोटे बच्चे और हमारी दादी सो रहे थे। मिसेज उनकी है नहीं क्योंकि वो एक्सपायर हो गई थी जी। बिन माँ की बच्ची है? बिन माँ की बच्ची है जी बाबू। कितनी उम्र होगी बच्ची की? लगभग बच्ची की उम्र होगी कोई सर जी 7 से 8 साल के अप्रोक्स होगी जी। अच्छा। हाँ जी। फिर क्या हुआ? फिर वारदात ये हुई है कि जी सामने ही मेरे ताऊ का लड़का देखा है, उसने देखा है कि बहला फुसला के उस लड़की को सीढ़ियों के ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, जिसमें ऊपर की तरफ एक किराएदार और रहते हैं। उन्होंने अंदर से कुंडी लगाई है तो इसने बाहर से और लगा दी कि कोई आके देख ना ले जी। और जब मेरे ताऊ के लड़के ने देखा है तो जैसे ही वो भग के आया है इसके पास, जैसे वो भग के आया है इतनी ही देर में ये उनको धक्का मार के वहाँ से फटाफट भाग आया जी। और लड़की से हम बहुत पूछने की कोशिश करी है, बट वो डरी सहमी है, वो कुछ बता नहीं रही है जी। अच्छा। बड़े प्यार से सब तरह से उसे पूछ के देख लिया और वो कुछ नहीं बता रही है। उसके बाद अगले दिन सुबह ही उसके माँ बाप उस लड़के को लेके आए हैं। तो क्या दुष्कर्म की कोशिश की थी उसने? बिल्कुल करी है जी कोशिश, पर लड़की नहीं बता रही है जी। अच्छा। वो डरी है, सहमी है, बालक है जी। आज करीब 2 बजे के आसपास दोपहर को हमें सूचना मिली थी कि नाहर सिंह स्टेडियम के एक पेड़ पर किसी नौजवान लड़के ने पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस मौके पर पहुंची है, लाश को उतारा है, पोस्टमार्टम के लिए डीके अस्पताल में रखवा दी गई है लाश। परिवार वालों की ओर से शिकायत मिली है कि उनके लड़के नदीम के साथ
उनके पड़ोस में रहने वाले लड़कों की मार पिटाई हुई थी और जिससे आहत होकर उसने आत्महत्या करी है। इस बारे में मुकदमा दर्ज हो गया है, तफ्तीश जारी है। जो भी सच्चाई होगी उसके अनुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। फरीदाबाद के सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी वर्करों ने आज लघु सचिवालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन लोगों का कहना है कि सरकार की तरफ से जो सॉफ्टवेयर दिया गया है उसके लिए सरकार उन्हें मोबाइल और नेट की सुविधा उपलब्ध करवाए। आंगनबाड़ी वर्करों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंगनबाड़ी वर्कर 15 सूत्री मांगों को लेकर लघु सचिवालय पहुंचे। इन लोगों का कहना है कि सरकार के नया सॉफ्टवेयर लॉन्च करने के लिए कहा गया, उसके लिए सरकार की तरफ से ना तो इनके पास पर्याप्त मोबाइल उपलब्ध है, ना ही उसे चलाने के लिए इंटरनेट। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज यह लोग फरीदाबाद के लघु सचिवालय पहुंचे और डीसी के माध्यम से ज्ञापन देकर सरकार तक अपना संदेश पहुंचाया। सर, मेन मुद्दा तो आज ऐप डाउनलोड को लेके है कि सरकार कह रही है कि अपने ही मोबाइल में डाउनलोड करके और बच्चे उसमें फीड करो, तो हम अपने मोबाइल में नहीं करके हमारी मांग है कि सरकार हमें अपना मोबाइल दे और रिचार्ज के पैसे दे, तभी हम कुछ काम कर पाएंगे, और नहीं तो ऑफलाइन काम ही करेंगे, हम ऑनलाइन काम कोई करेंगे ही नहीं। आज मेन मुद्दा तो यही है जी। कौन सी आंगनबाड़ी इकट्ठे होकर आज हमारा पूरा जिला है जी, यहाँ पे 5 ब्लॉक इकट्ठे हो रखे हैं यहाँ पे हमारे। आज नहीं माना तो क्या रणनीति रहेगी? सर, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे, नहीं मानती है तो सरकार। जी, मैं जिला सचिव हूँ और हमारी मांगे हैं। सबसे पहली मांग है हमारी एक पोषण ट्रैकर ऐप करके हमसे डाउनलोड कराई जा रही है, जो कि ना तो हमारी वर्करों के पास फ़ोन है और ना रिचार्ज के लिए सरकार ने हमें कोई पैसा दिया है। तो हमारी मांग सबसे पहले ये है कि हमें स्मार्टफोन दिया जाए और रिचार्ज के लिए हमें 500 रुपये पर मंथ दिया जाए। सभी आंगनबाड़ी से ऑनलाइन की? जी, सभी हमारी बहन चाहे कोई पढ़ी लिखी कम है या ज़्यादा है, सभी से मांग करी जा रही कि ऑनलाइन काम किया जाए, जबकि हमारी सारी बहनें ये काम को नहीं कर सकती हैं और ना ही सब बहनों के पास फ़ोन है। सरकार ने हमें कोई सुविधा नहीं दे रखी और फिर ज़बरदस्ती हमसे ये काम कराया जा रहा है। आज हम यहाँ पर आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर्स का मांग दिवस के रूप में ज्ञापन डीसी ऑफिस में देने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और डीसी साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। वो इस ज्ञापन को महानिदेशक बाल विकास महिला विभाग पंचकुला को भेजेंगे। हमारा अनुरोध है कि सरकार जो कर्मचारियों के ऊपर ऐप डाउनलोड करने का, जो पोषक ऐप है, डाउनलोड करने के लिए दबाव बना रही है, लेकिन सरकार की तरफ से किसी भी वर्कर को कोई स्मार्टफोन नहीं दिया गया है, नहीं रिचार्ज करने के लिए 500 रुपये की राशि दी गई है, नहीं वर्करों को इसको ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी गई है। बगैर ट्रेनिंग के आधे वर्करों को इसका ज्ञान नहीं है, स्मार्टफोन कैसे चलेगा, कैसे पोषण ऐप जो है वो डाउनलोड होता है, ये उनको ज्ञान नहीं है। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं, एक तो सरकार अपनी तरफ से पहले स्मार्टफोन दे और 500 रुपये रिचार्ज करने की राशि दे। अगर सरकार ने आपकी मांगों को नहीं माना तो क्या रणनीति रहेगी? अगर सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना, न्यूनतम वेतन, बड़े आश्चर्य की बात है कि पिछले साल प्रधानमंत्री ने 2020 में लाल किले की प्राचीर से कहा था कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को 1500 रुपये की उसके वेतन में बढ़ोतरी हो रही है, हेल्पर के वेतन में 750 की बढ़ोतरी हुई है। 1 साल का समय गुजर गया है, लेकिन उस बढ़ोतरी को हरियाणा की सरकार ने लागू नहीं किया। नहीं, आंगनवाड़ी वर्कर्स को जो सेंटर हैं उन पर जो किराया है सेंटरों को चलाने का, वो किराया निर्धारित जो किराया है वो भी 6-6 महीने से 2-2 साल तक का किराया नहीं मिला। कैसे वर्कर काम करेगा, कैसे हेल्पर काम करेगा? ये अजीब विडंबना है कि ये सरकार जो हरियाणा की कह रही है कि लाभार्थियों को लाभ मिलना चाहिए, आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स के ऊपर मानसिक दबाव बनता है। मकान मालिक का किराया तो सरकार देती नहीं है, काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। यदि सरकार ने हमारी मांगों को लागू नहीं किया तो आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर की यूनियन अपना आंदोलन को तेज करेगी और हड़ताल पर जाने का फैसला भी आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर कर सकती हैं, क्योंकि 1 साल का इंतजार करते करते बहुत समय बीत गया है। कोरोना काल जैसे ही निपटेगा उसके बाद पूरे प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर हड़ताल पर भी जाएंगे। महेंद्रगढ़ में रोटरी क्लब ने मेघा पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अभियान की शुरुआत ढुलाना रोड पर दोहन नदी क्षेत्र व डाइट परिसर के सामने शहर के प्रसिद्ध समाज सेवी व महेंद्रगढ़ रत्न मदन लाल सोलूवाला ने पीपल का पौधा लगाकर की।
बाद में क्लब के सभी सदस्यों ने न केवल अपने अपने नाम से एक एक पौधा लगाया, साथ ही उसके संरक्षण की भी शपथ ली। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्लब के प्रधान मुकेश मेहता ने की। आज के इस कार्यक्रम के लिए सबसे पहले मैं भाई मुकेश मेहता जी और उनकी पूरी रोटरी क्लब की टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि हर आदमी अपने लिए, स्वयं के लिए हर आदमी काम करता है, लेकिन अपना निजी स्वार्थ छोड़ करके समाज के लिए, देश के लिए काम करने की जो प्रेरणा उठाई है, उसके लिए मैं सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि जब भी कोई समाज सेवा की बात होती है तो भाई मुकेश मेहता की पूरी टीम हर काम में बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ती है। चाहे वो कोरोना काल में लोगों की सेवा करने की बात हो, हर जगह हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने में करते हैं, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और आज मैं एक बात कहता हूं कि पेड़ का कितना महत्व है। इस बार आपने कोरोना काल में देखा कि हम ऑक्सीजन के लिए दर दर ठोकरें खाते रहे कि आज ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत से लोगों ने अपना जीवन समाप्त कर दिया। इसलिए ये पेड़ लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ये पेड़ नाम मात्र एक फ़ोटो खींचने का कार्यक्रम नहीं है, ये लोगों को जीवन देने का कार्यक्रम कर रहे हैं, इसलिए मैं इनका आभार प्रकट करता हूं। और मैं अपनी तरफ से एक बात कहता हूं कि जब भी रोटरी क्लब के किसी भी काम में मेरे लायक जो सहयोग होगा, जो मैं होगा उतना मैं इनका प्रयास भी करूंगा और सहयोग करूंगा। और मैं आज ये कहता हूं कि जितने भी पौधे लगाएं, जब भी ये कहेंगे जितने भी पौधे इनको मैं उपलब्ध करवाने का काम करूँगा अपनी तरफ से। रोटरी क्लब मेहंदेगढ़ ने आज पौधारोपण का कार्य शुरू किया है। पौधारोपण मानव स्वस्थ जीवन जीने के लिए आज हमें जगह जगह पर कदम कदम पर पेड़ों की बहुत आवश्यकता है। मानव जीवन पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन बिना रुकावट के, बिना किसी परेशानी के हम ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो हमें प्रेरणा देनी चाहिए लोगों को भी और एक प्रण लेना चाहिए कि हमको अपनी ज़िंदगी में एक बार पौधारोपण जरूर करना चाहिए। मेहता जी कितने पौधे लगाए हैं आज? आज हमने 70 पौधे, जिसके अंदर 25 लोहे के ट्री गार्ड हमारे एक समाज सेवी श्री मनीष अग्रवाल जी ने, कुछ 25-30 हमारे अजय सेगड़िया जी ने ट्री गार्ड भेंट किए हैं। उनके सहयोग से आज हम ये पौधारोपण किया जा रहा है। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि आज मुकेश मेहता ने सारे समाज सेवियों को यहाँ इकट्ठा करके और ये एक अच्छा काम किया है। ये धर्म का धर्म है और कर्म के कर्म है। ये खाली पेड़ नहीं है, ये हमारे मित्र भी हैं। तो ये इनका सबसे बड़ा काम इन्होंने भारत विकास परिषद में रहते हुए काम किए हैं। और अभी जुम्मा 8 दिन तो हुए हैं, सारे के सारे इन्होंने वैक्सीन की कैंप लगाया। वो भी एक बहुत ज़रूरी था लोगों के जीवन के लिए। और ये जो काम किया है इसमें जीवन रक्षा भी है। और जहाँ सरकार ये प्लांट लगा रही है गैस के, कौन सी गैस है ये? ऑक्सीजन के प्लांट लगा रही है। हम जो ये काम कर रहे हैं ये ऑक्सीजन के प्लांट ही हैं। हर पेड़ के अंदर ऑक्सीजन है। मैंने कल परसों टीवी में देखा, एक आदमी पीपल के अंदर अपना खटोला डाल करके और उसके ऊपर वो ऑक्सीजन ले रहा था। तो ये बहुत अच्छा काम है, आगे भी इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं इस मौके के ऊपर एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं भुक्तभोगी हूँ, इसलिए कि सभी भाई मास्क लगाएं, हाथ साफ करें और भीड़ से दूर रहें। ये विशेष रूप से आरंजी में इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भुक्तभोगी हूँ। मैंने इस कोरोना में 37 साल के मेरे दामाद को खोया। फरीदाबाद नगर निगम के पार्षद जयवीर खटाना, उसके पिता धर्मवीर खटाना और अन्य कई लोगों द्वारा नगर निगम के XNE के साथ हुई धक्का मुक्की और अपशब्द भाषा का प्रयोग करने के आरोप में आज नगर निगम कार्यालय पर नगर निगम के जेई और SDO एकत्रित हुए और नगर निगम कार्यालय में 5 जगह खटाना, उसके पिता और अन्य लोगों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की। उन्हें चेतावनी दी गई कि जब तक उन्हें गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तब तक उनका यह विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। ये कल मदन लाल जी के साथ और हमारे साथ जो है वहाँ पे जो है बदतमीजी की गई। मुझे आदरणीय जो है हमारे जयवीर खटाना जी के जो
पिताजी हैं धर्मवीर खटाना जी, उन्होंने चप्पल से मार दूंगा और मुझे माँ की गाली दी, क्योंकि मैं वो गाली रिपीट नहीं करना चाहता यहाँ पे कि अब शब्दों को रिपीट करने का कोई लाभ नहीं। बहन की गालियाँ दी और थप्पड़ बार बार दिखाए और मदन लाल जी को कीचड़ लगाया और जो है पब्लिक के द्वारा, और एक सुयोजित तरीके से हमें वहाँ पे घेर के जो है हमारा जुलूस निकाला गया एक किस्म से। और जब बुलाया गया तो जयवीर खटाना जी द्वारा मुझे विश्वास दिलाया गया कि और फिर जब हम वहाँ गए तो मतलब जो है इस तरीके का वो व्यवहार, जबकि ये जो है बूस्टिंग स्टेशन इससे पहले नगर निगम के रेन्यूअल ब्रांच देखती थी, एक अलग ब्रांच थी। अब ये जो है 5 तारीख की शाम को ये ऑर्डर हुए कि हमने देखना है, और उसके बाद हमारी खोरी में ड्यूटी लगी हुई थी। सुबह 6 बजे से लेकर हम सभी कर्मचारी, हमारे एसडीओ वगैरह सब हम वहाँ पे जुट रहे थे, और केवल मौके पे हमारा एक जेई जो है संभाल रहा था। और वहाँ पे मदन लाल जी की भी एफएमडीए में 1 तारीख से ही उन्होंने जो है उसको रेन्यूअल को संभाला था। ये जो लाइनें वगैरह आई हैं, मतलब एक जस्ट हम लोग आके अभी इस चीज़ को संभाल ही रहे थे, और मतलब अभी हमें जैसे मेरी खोरी में ड्यूटी लगी हुई थी तो अभी मुझे नीचे आके काम करने का मौका ही नहीं मिला। और जो है ये इस तरीके के व्यवहार, और ये पहले विश्वास दिलाना कि भाई आप आ जाइए, आपके साथ आपका बाल बाका भी नहीं होगा, फिर पीछे से धर्मवीर खटाना जी चल तो एक्शन बढ़ाऊँ, मैं तो एक्शन बढ़ाऊँ, इस तरीके की भाषा का अपमानजनक स्थितियों का वो करना। ये मांग नहीं है सर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये मान सम्मान की बात है जी। ये कोई मांग नहीं है कि न वेतन की मांग है न कोई चीज़ की मांग है। जिस तरह से कल दुर्व्यवहार किया गया एक अधिकारी के साथ, प्रचार के माध्यम से आपने भी देखा होगा। किस पद के अधिकारी थे, क्या मामला कहाँ का था? आदरणीय मदन लाल जी, सेक्टर 25 में बूस्टर पे उनकी ड्यूटी है। तो पानी की समस्या को लेकर, अब गर्मी का मौसम है, 45 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, पानी की कमी हो सकती है, व्यवस्था में कमी हो सकती है, लेकिन बातचीत के माध्यम से ही हर चीज़ का समाधान निकलता है। और एक आप चुने प्रतिनिधि हैं, और जिस तरह से आपने उस अभद्रता का व्यवहार किया है वो आपको शोभा नहीं देता। चाहे पार्षद जी हो, मेयर साहब हो, कोई भी अधिकारी हो, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुँचाने का कोई अधिकार नहीं हो। यदि पानी की समस्या आप बैठ के बात कीजिए, नगर निगम आयुक्त महोदय जी से बात कीजिए, चीफ इंजीनियर साहब से बात कीजिए, और उच्च लेवल अधिकारियों से बातचीत समाधान कीजिए। लेकिन इस तरह का जो दुर्व्यवहार किया गया है जैसे उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, और जो भी दोषी है उसके अंदर उसकी निष्पक्ष जांच होकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और उनको गिरफ्तार करे प्रशासन। हमारी आपके माध्यम से आज यहाँ के महोदय जी से भी गुजारिश, और यहाँ की महापौर महोदय से भी गुजारिश है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और फेडरेशन इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और जब तक वो गिरफ्तार नहीं होते, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता, हमारा आंदोलन अगर अनिश्चितकालीन में चलाना पड़े तो विचार मसले जो अनिश्चितकालीन चलाएंगे, लेकिन किसी के भी मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगी। केजरीवाल सरकार की ओर से दिल्ली में पानी की कमी को लेकर हरियाणा पर उठाए गए सवाल का जवाब हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली को मिलने वाला पानी उनकी मांग से भी ज्यादा दिया जाता है, पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार को केवल आरोप लगाकर राजनीति करना आता है। उन्होंने कहा कि पूर्व के समय में भी केजरीवाल ने ऐसा ही किया, कभी ऑक्सीजन, कभी वैक्सीन। मंत्री ने कहा कि हरियाणा अपने हिस्से का भी पानी दिल्ली की जनता के लिए बिना मांगे देता है। गौरतलब है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने हरियाणा पर आरोप लगाया था कि हरियाणा ने दिल्ली को मिलने वाला पानी कम कर दिया है, जिससे दिल्ली में जल संकट गहरा गया है। आम आदमी पार्टी के नेता हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं कि हरियाणा उनको उनका जो शेयर है वो पानी नहीं दे रहा, ये सरासर गलत है। हरियाणा शुरू से ही दिल्ली को उसके हक से ज़्यादा पानी देता आया। दिल्ली भारत का दिल है, राजधानी है, और हम खुले दिल से दिल्ली को पानी देते रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जी की पार्टी की एक आदत है कि दूसरों पे लांछन लगाते रहो और गुमराह लोगों को करते रहो। दिल्ली में प्रदूषण होता है तो वो हरियाणा के किसानों को पराली जलाने का लांछन लगाते हैं। दिल्ली में कोई और समस्या होती है ट्रैफिक की तो हरियाणा के ट्रैफिक का लांछन लगाते हैं। जब हमने केएमपी बनाया दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए तो उसमें उसका हिस्सा देने से मना कर दिया। वैक्सीन की बात आई कोरोना के संकट में, जो ज़रूरत से ज़्यादा वैक्सीन
और वो मांगी। ऑक्सीजन की बात आई, हरियाणा की पॉपुलेशन ज़्यादा है, हरियाणा में मरीज ज़्यादा थे, लेकिन हरियाणा से दुगनी तिगनी ऑक्सीजन वहाँ वो मांगते रहे। मेरी प्रार्थना केजरीवाल जी से ये है कि वो, उनकी पार्टी पंजाब में सक्रिय है, चुनाव में जाना चाहती है, वो पंजाब में जाके ये कहें कि पंजाब के भाई, पंजाब सरकार हरियाणा के हक का SYL का पानी है वो हमें दे, और हम दिल खोल करके जो दिल्ली का हक है उससे भी ज़्यादा पानी दिल्ली को देंगे। सिरसा में किसानों का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, पुलिस ने किसानों को रोका और कई किसानों को हिरासत में भी लिया गया। साथ ही पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग भी किया गया। वीडियो देखिए। सिरसा में किसानों द्वारा हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवार की गाड़ी के शीशे भी तोड़े गए। डिप्टी स्पीकर भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने सिरसा CDLU में पहुंचे थे। आपको बता दें कि किसान काफी लंबे समय से कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली और हरियाणा के पानी के विवाद पर सामने आए नांगल चौधरी के विधायक राव अभय सिंह विधायक ने कहा कि दिल्ली लगातार बढ़ा रही है पानी की मांग। दिल्ली में पानी की मांग बढ़ने से दक्षिण हरियाणा के हिस्से में पानी पर इसका फर्क पड़ता है। साथ ही केवल हरियाणा पर ही क्यों दबाव बनता जा रहा है। दिल्ली सरकार पानी के लिए यूपी और उत्तराखंड पर दबाव क्यों नहीं बना रही। पानी की मांग को लेकर पहले भी 2 बार सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की याचिका खारिज हो चुकी है। दक्षिणी हरियाणा की तरफ से दिल्ली की इस मांग का हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। देखिए, हरियाणा दिल्ली को पहले ही हिस्से से ज़्यादा पानी दे रहा है। दिल्ली का कुल शेयर 739 क्यूसिक पानी बनता है, लेकिन 1996 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया जिसमें दिल्ली को एडिशनल वाटर देने के लिए कहा। 330 क्यूसिक पानी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिए जा रहे हैं। तो अब दिल्ली को हम 1049 क्यूसिक पानी दे रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट को जब भी पानी की कोई बात होती है हमेशा हरियाणा पे टालने की कोशिश करती है और उसका सीधा प्रभाव हमारे दक्षिणी हरियाणा पे पड़ता है। दक्षिणी हरियाणा में पानी की आज ये स्थिति है कि पीने का पानी नहीं है और दिल्ली गवर्नमेंट किसी न किसी बहाने हमेशा हरियाणा सरकार पर प्रेशर बना के रखती है। और दिल्ली सरकार ने 2 बार सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर ली। दोनों बार, एक बार अपर यमुना रिवर बोर्ड की वेरिफिकेशन पे, दूसरी बार जल शक्ति मंत्रालय के सचिव की रिकमेंडेशन पे। दोनों बार ही ये रिट पिटीशन इनकी डिसमिस हुई है, डिसमिस एज विड्रॉन हुई है और बार बार इस तरह की स्थिति पैदा करते हैं और कि हरियाणा गवर्नमेंट दबाव में आकर हमें उन्हें पानी दे दे। और ये गलत है सरासर। पंजाब से पानी नहीं मांगते, यूपी से पानी नहीं मांगते, हरियाणा से जितना पानी इनके हिस्से का इससे ज़्यादा देने के बाद भी वो मांग रहे हैं, ये गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। और हम दक्षिणी हरियाणा के लोग इससे सीधे प्रभावित हैं। इसलिए सरकार जो है, ये दिल्ली सरकार है, इस तरह की बातों से परहेज करे, गलत है। हरियाणा की 10 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वी न्यूज़।